वाई ताइवान स्ट्रेट मैटर्स टू इंडिया। ताइवान स्ट्रेट क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए? देखो, ये पूरा आर्टिकल जो है ना, उसका ये कहना है कि भारत को थोड़ा इंक्लूसिव होना पड़ेगा मैटर ऑफ ताइवान को लेकर के। ताइवान का जो मैटर है उसको भारत क्या करता है, सिर्फ अपने फ़ायदा के लिए यूज़ ना करे, ताइवान का मैटर में इंक्लूड हो, ताइवान को और ज़्यादा सपोर्ट करे। ओके। अब फ़ायदा की जहाँ तक बात हो जाती है, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले तुम्हें बताया कि फॉक्सकॉन के साथ भारत क्या करना चाहता है, डील करना चाहता है। कंसिडर करो कि फॉक्सकॉन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के चिप्स प्रोड्यूस करने का एक कंपनी है। ताइवान पर जिस दिन हमला होगा उस दिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है वो गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि एक लार्जर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, उसकी जो तुम्हारा सप्लाई चेन है उसको सुनिश्चित चीन और ताइवान करता है। तो फॉक्सकॉन जैसा कंट्री से इन्वेस्टमेंट लेने की जिम्मेदारी भारत की है, तो उसी के साथ साथ ताइवान को सपोर्ट करना की भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आती है। पर भारत अपने पुराने निर्णय को लेकर के थोड़ा सा कभी ना कभी पछताता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत ने जो वन चाइना पॉलिसी को समर्थन किया है, जिसमें कि ताइवान को चीन का एक हिस्सा माना है, वो एक गलत प्रेसिडेंस है। समझ में आ रहा है? भारत को अगर बैलेंस बना करके रखना है तो उसमें ताइवान जैसे रीजन को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ताइवान का जो रीजन है वो भारत का ट्रेड के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यू कैन सी आउट हियर, ये जो रीज़न है वो ताइवान का रीज़न है। और तुम देख सकते हो भारत का जो व्यापार है वो स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए, साउथ चाइना सी से होते हुए, ताइवान स्ट्रेट से होते हुए ये साउथ कोरिया चला जाता है, जापान चला जाता है, रशिया चला जाता है, चीन भी चला जाता है। ताइवान के साथ भी हमारा यहाँ पर रिलेशन है। एज वेल एज चीन का प्रभुत्व ताइवान पर होने के बाद जो चीन का पकड़ साउथ चीन सी में होगा, वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज व्हाट स्ट्रेट ऑफ मलक्का, दिस इज इंडोनेशिया, दिस इज मलेशिया, एंड दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का। दिस इज अ नैरो वाटरवे थ्रू विच जितने भी ट्रेड हैं, भारत के 50% ट्रेड ईस्ट के तरफ जाते हैं, इसी छोटे से जंक्चर की वजह से। ओके। और इस रीजन में जितना ज़्यादा चीन का प्रभुत्व बनेगा, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा भारत का ट्रेड को लेकर के। और ऐसे सिचुएशन में भारत क्या करना चाहता है, ये जो छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल फिलीपींस हो गए और वियतनाम हो गए, को सपोर्ट कर रहा है बाय प्रोवाइडिंग स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जांपल, अभी वियतनाम को भारत ने क्या किया, आईएनएस किरपान दिया, एक अपना नेवल शिप दिया है। ओके। उसके साथ साथ फिलीपींस के साथ डील चल रहा है, शायद डील कंप्लीट हो गया है ब्रह्मोस को लेकर के। वियतनाम के साथ इन प्रोसेस है जो हमारा लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस है, उसको भी लेकर के डील चल रहा है कि फिलीपींस चाहता है कि इस तरह के जो विमान है वो भारत फिलीपींस को बेचे। इन सब कोई का मेन मकसद यही है कि ये छोटे छोटे नेशंस को इतना सशक्त कर देना कि चीन के खिलाफ ये खड़े हो सके। लेकिन इसी प्रोसेस में भारत ताइवान को छोड़ देता है। भारत ताइवान के साथ कोई भी मिलिट्री समझौता करने से पीछे हट जाता है, क्योंकि ताइवान को वो समझता ही नहीं है कि वो एक स्वतंत्र देश ही भी है। वो वन चाइना पॉलिसी के तहत क्या समझता है कि ताइवान जो है वो चीन का ही एक हिस्सा है, जो कि एक गलत पॉइंट है। भारत को इससे विपरीत जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत का जो तुम्हारा रीजन है अक्साई चीन का, भारत का जो रीजन है तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश का, भारत का रीजन जो है लद्दाख का, ये सारे रीजन पर डायरेक्ट थ्रेट है तुम्हारा किससे, चीन से। ऐसे सिचुएशन में जब हमारा सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन है, बिजनेस रिलेटेड, इकोनॉमिक रिलेटेड, देन वाई पॉलिटिकल सपोर्ट हम लोग ताइवान को नहीं दे सकते हैं। ये एक पॉइंट उठता है और ये आर्टिकल उसी के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा है कि ताइवान
के ऊपर हमला इनएविटेबल है। आने वाले समय में तो ताइवान के ऊपर चीन हमला करेगा ही करेगा। बिकॉज ऑफ द डेमोक्रेटिक एथॉस फॉलोड बाय ताइवान, यूएसए इज सपोर्टिंग ताइवान। वेरएज चीन का जो तुम्हारा वहाँ का जो पॉलिटिकल गवर्नेंस सिस्टम है वो वन पार्टी सिस्टम है, वो कम्युनिस्ट का सिस्टम है। ओके, वेरएज ताइवान का जो सिस्टम है वो डेमोक्रेसी का सिस्टम है। एंड दैट्स व्हाई दीज टू आर डिफरेंट एंटिटी। दोनों क्लेम करते थे एक समय तक कि हम चाइना है, हम चाइना है। आज भी ताइवान बोलता है कि असली चाइना हम ही हैं। ये दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, पॉलिटिकल रिजीम का है। समझ में आ रहा है ये सारा पॉइंट? जब माओ जेडोंग ने अपना रेवोल्यूशन स्टार्ट किया तो उस समय जो यहाँ पर चीन पर रूल कर रहे थे वो भाग करके ताइवान में जाके शरण लिए, ताइवान को अपना एक पॉलिटिकल हब बनाया, बोला कि यहीं से हम लोग फिर से अपनी लड़ाई शुरुआत करेंगे और फिर से चीन के ऊपर कब्जा करेंगे। और चीन उस समय नहीं ताइवान को एक कर पाया क्योंकि यूएसए ने बैकिंग दी और बोला कि ताइवान के ऊपर कोई हमला नहीं करेगा, अगर करेगा तो फिर लार्ज स्केल वार हो जाएगा। लेकिन इन फ्यूचर वी ऑल नो दैट ताइवान के ऊपर हमला होगा। और ऐसे केस में चीन क्या कर सकता है, जो सी रूट है उसको बंद कर देगा, जो एयर रूट है उसको बंद कर देगा। ऐसे केस में हमारा जो ट्रेड है जो इस तरह से मूव कर रहा है वो कुछ इस तरह से मूव करने लगेगा, जो कि एक प्रॉब्लमेटिक ट्रेड रूट होगा भारत के लिए। भारत का रिलेशन जापान के साथ बहुत बेहतर है, साउथ कोरिया के साथ बहुत बेहतर है। यहाँ सखालीन आइलैंड है जहाँ पर भारत का क्या है, इन्वेस्टमेंट है ओएनजीसी का। ये सारे रीज़न में भारत दूर से पहुँच रहा है। इट मीन्स दैट कि भारत का प्रभुत्व इस रीजन में कम हो रहा है। और तुम्हें क्या लगता है ताइवान के बाद किसका नंबर है? देखो, साउथ चाइना सी मैंने बहुत ही एक्सटेंसिवली तुम लोगों को पढ़ाया है। मैंने बताया है कि यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसके ऊपर क्या कर रहा है चीन, कब्जा करके ये पूरा साउथ चाइना सी हथियाने में लगा हुआ है। उसका दो कारण है, अपना प्रभुत्व यहाँ पर जमाना पहला, दूसरा ऑयल के रिजर्व यहाँ पर मिलना, ठीक है, तीसरा अमेरिका को काउंटर करना, ओके, चौथा भारत के ऊपर प्रेशर बनाना। क्योंकि भारत भी क्या कर सकता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के ऊपर कब्जा करके जो इसका 80% तेल का जो इंपोर्ट है चीन का उसको रोक सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये सारे जियोपॉलिटिकल एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है जो कि इन फ्यूचर अराइज हो सकते हैं। भारत को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा, भारत को इसके ऊपर एक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और कहीं ना कहीं ताइवान को सपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि फॉक्सकॉन को भारत में और ज़्यादा लेवरेज देकर उसे और ज़्यादा भारत में इंट्रोड्यूस कर सेमीकंडक्टर के लिए यूएसए और ताइवान मिल करके भारत में इन्वेस्ट करना, ये सब एक लार्जर गोल का एक छोटा सा हिस्सा है कि धीरे धीरे ताइवान के साथ जो नज़दीकियां भारत बढ़ाना चाहता है वो कर रहा है, ताकि ताइवान को आगे चल करके वो पॉलिटिकल समर्थन भी दे पाए, जो कि अभी तक देखने को नहीं मिलता है। ये बात समझ में आ रहा है? पहले इकोनॉमी बढ़ा रहा है, उसके बाद फिर हो सकता है कि पॉलिटिकल लाइन पर भी वो वर्क करेगा। Now you can see out here a class is unlikely but conflict is not inevitable, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही। और उस समय चाइना क्या कर सकता है, यूटिलाइज करेगा फ्रॉम डिसरप्शन ऑफ सरफेस एंड एरियल मूवमेंट, क्वारंटाइन कर देगा पूरा रीजन को क्या करेगा, बंद कर देगा। ना ही तुम उधर से जा सकते हो, तुम सी रूट को इस्तेमाल करोगे ना एयर रूट को इस्तेमाल करोगे, और ये अफेक्ट करेगा इंडिया का ट्रेड को। जैसे ही ट्रेड प्रभावित हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड प्रभावित हुआ, मैंने बताया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स का ट्रेड प्रभाव होने का मतलब है कि पूरा तुम्हारा सिस्टम ही बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर ही डिपेंडेंट है। ताइवान उसका एक बेस है और भारत का डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। उस रीजन में इस तरह का कृत्य क्या करेगा, भारत को पीछे ढकेल सकता है। ठीक है, तो भारत का स्टेक अगर इन्वॉल्व है तो भारत को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यू कैन सी आउट हियर सर्टेन पॉइंट्स। हाफ ऑफ इंडिया ट्रेड फ्लो टू आवर ईस्ट, आधा ट्रेड जो है वो भारत से कहाँ पर मूव करता है, ईस्ट की तरफ मूव करता है।
डिसरप्शन इन ग्लोबल शिपिंग बियॉन्ड द मलक्का स्ट्रेट, यहाँ के बाद मलक्का स्ट्रेट के बाद जो अगर डिसरप्शन हो गया, कुड हैव ए क्रिपलिंग इम्पैक्ट इन आवर एक्सपोर्ट, हमारा जो एक्सपोर्ट है उसको क्या कर देगा, क्रिपल कर देगा, हमको क्या कर देगा, लंगड़ा कर देगा हमारे एक्सपोर्ट को। इफ शिपिंग इज डिसरप्टेड, अगर शिप के आवाजाही डिसरप्ट हो गया, रुक गया, इट विल हैव कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन, सप्लाई चेन प्रभावित हो जाएगा, डिमांड रहेगा, सप्लाई ही नहीं हो पाएगा, इन्फ्लेशन भागेगा कि नहीं भागेगा। ओके, ऑन विच की सेगमेंट ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कौन कौन से की सेगमेंट हैं जो प्रभावित हो सकता है ताइवान के ऊपर कब्जा के बाद, उसमें फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि भारत हेविली डिपेंडेंट है चीन और ताइवान के ऊपर, एंड दस इम्पैक्टिंग इंडिया एक्सपोर्ट टू द वेस्टर्न मार्केट। और क्योंकि रॉ मटेरियल ही नहीं आ पाएगा, भारत क्या फिर वेस्टर्न वर्ल्ड को बेचेगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं ना, जो की इंग्रेडिएंट होते हैं, उसमें चीन क्या कर रहा है, सबसे बड़ा रॉ मटेरियल का सप्लायर है। ठीक है, तो जो दवाइयाँ बनती हैं उसके लिए इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, वो चीन से ही आती है। ओके, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट। द पॉसिबल डिसरप्शन इन सेमीकंडक्टर, अब मैंने ये भी बात की सेमीकंडक्टर की भी, सेमीकंडक्टर का सप्लाई अगर रुक गया तो पैरालाइज कर देगा बाकी सारा इंडस्ट्री को। ओके, स्पेशली सर्विस फ्रॉम लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन टू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जितने सारे भी तुम्हारा अमेजोन ये सब बैठ जाएगा, रिजल्टिंग इन सिग्निफिकेंट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो हैवी भागेगा। लास्ट क्या है, सबमरीन केबल भी क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। अब सबमरीन केबल क्या है, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, लेंथ एंड ब्रेथ में सबमरीन केबल पढ़ते हैं। सबमरीन केबल एक तरह का कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कनेक्ट करता है मल्टीपल कंट्रीज को एक साथ। ओके, जो डाटा तुम इंडिया से यूएसए भेज रहे हो वो थ्रू द केबल जा रहा है, थ्रू द सबमरीन केबल जा रहा है। ओके, तो इसके ऊपर एक अलग से ही पढ़ते हैं। ये टॉपिक यहाँ ख़त्म होता है कि क्यों ताइवान स्ट्रेट जो है वो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट है। ताइवान क्यों इम्पॉर्टेंट है।